हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। खुली बाहों, तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेकंड लेक्चर है हिंदी मीडियम का, उसके ऊपर। दोस्तों, बीती क्लास में अपन ने आदर्श सॉरी धारा स्रोत और वोल्टा स्रोत के ऊपर बात की थी। आज अपन उसके टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। तो देखो, धारा स्रोत भी दो प्रकार का होता है और वोल्टा स्रोत भी दो प्रकार का होता है। इनकी डेफिनेशन वगैरह अपन ने बीते लेक्चर में बात कर ली थी। डेफिनेशन की अगर बात करें तो धारा स्रोत का मतलब तो क्या है कि अगर स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हो तो उसे तो अपन क्या बोलते हैं, धारा स्रोत बोलते हैं। और अगर स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो उस कंडीशन में उस स्रोत को क्या बोला जाता है मेरे भाई? वोल्टा स्रोत बोला जाता है। यहां तक तो अपन ने बात कर ही ली थी। अब अपन बात करेंगे कि आदर्श धारा स्रोत और वास्तविक धारा स्रोत। ये तो धारा स्रोत के अपने दो टाइप है, यानी अपना धारा स्रोत भी दो प्रकार का होता है और वोल्टा स्रोत भी दो प्रकार का होता है। दोनों को पढ़ा। अब बात करें इनके प्रकारों के ऊपर, इनके टाइप्स के ऊपर। तो धारा स्रोत के दो प्रकार कौन से हो गए मेरे भाई? धारा स्रोत के दो प्रकार हो गए, आदर्श धारा स्रोत और वास्तविक धारा स्रोत। और वोल्टा स्रोत के दो प्रकार कौन से हो गए? आदर्श वोल्टा स्रोत और वास्तविक वोल्टा स्रोत। ये इनके दो दो टाइप्स हो गए। अब क्या होते हैं? आदर्श धारा स्रोत क्या होता है, या फिर वास्तविक धारा स्रोत क्या होता है, या फिर ऐसे ही आदर्श वोल्टा स्रोत क्या होता है, वास्तविक वोल्टा स्रोत क्या होता है। दोनों बहुत ही इजी डेफिनेशन है। एक बार अगर ध्यान से सुन लोगे, समझ लोगे तो बहुत ही शानदार चीज है। अगर धारा स्रोत को समझ लिया तो मेरे ख्याल से वोल्टा स्रोत को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोनों एक दूसरे के जुगल जोड़ी हैं, अपन बोल सकते हैं। तो देखो, आदर्श धारा स्रोत का मतलब है कि वह धारा स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत हो। ध्यान से सुनना दोबारा, कि वह धारा स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत हो, वो धारा स्रोत है, वो अपना आदर्श धारा स्रोत कहलाता है। और वास्तविक धारा स्रोत का मतलब क्या होता है कि वह धारा स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत न हो। अगर अनंत न हो तो उस कंडीशन में अपना जो धारा स्रोत होगा, जो करंट सोर्स होगा, वो तो होगा रियल करंट सोर्स, वास्तविक धारा स्रोत। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटिव है, उस कंडीशन में अपना जो करंट सोर्स होगा वो होगा आइडियल करंट सोर्स। ठीक, अब अपन बात करें वोल्टा स्रोत की। तो आदर्श वोल्टा स्रोत का मतलब होता है कि वह वोल्टा स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध जीरो हो, जिसका आंतरिक प्रतिरोध जीरो हो, वो तो होता है आदर्श वोल्टा स्रोत। और वह वोल्टा स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध जीरो न हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? वास्तविक वोल्टा स्रोत बोलते हैं मेरे भाई। उसे वास्तविक वोल्टा स्रोत बोलते हैं। अब अगर आप इन दोनों चीजों को, आदर्श और वास्तविक, अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई ना, तो फिर मेरे ख्याल से इंफिनिटी और जीरो को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अब अभी तो आपको लग रहा होगा कि कुछ थोड़ा बहुत रट ले। देखो, रटना नहीं है फिजिक्स में, सीधी सी बात यह है। तो आप पहले आदर्श और वास्तविक इन दोनों का मतलब समझो। अगर इनका मतलब समझ में आ गया ना, तो फिर आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि धारा स्रोत में अनंत क्यों मान रहे हैं और अपने वोल्टा स्रोत में जीरो क्यों ले रहे हैं आंतरिक प्रतिरोध को। ये सवाल अपने माइंड में घूम रहा है कि यार इसमें तो अनंत क्यों ले रहे हैं, ऐसा क्या कारण है धारा स्रोत में कि अपन आंतरिक प्रतिरोध को अनंत ले रहे हैं या एक बेस ले रहे हैं इंफिनिटिव का, और वोल्टा स्रोत में अपन आंतरिक प्रतिरोध को जीरो ले रहे हैं। तो कुछ तो कारण रहा होगा ना। तो ध्यान से सुन लो, आदर्श क्या होता है। देखो, फिजिक्स से हटो एक बार, अपन रियल लाइफ में आदर्श किसे बोलेंगे? आदर्श क्या चीज होता है? आदर्श का मतलब होता है कि जिसके
अंदरूनी मन में कोई दुराचार की भावना नहीं हो या दो मन वाला नहीं हो। अपन बोलते हैं ना कि ये दो मन का है, या तेरे को सही बोल देगा, मेरे को भी सही बोल देगा, दो मन का व्यक्ति है। या फिर आपको एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल समझाऊं तो नेताजी को तो सब जानते ही हैं, दो गुले होते हैं। कैसे, ध्यान से सुनना। एक दो नेता अपन ले रहे हैं, एक को ले रहे हैं कि एक नेता है वो आदर्श नेता है, और एक नेता है वो अपना वास्तविक वाला है। वास्तविक का मतलब क्या है कि जो रियल है, वो जिसका जो रियल प्रवृत्ति उसकी है, वो दिखावा कुछ अलग चीज होती है, रियल कुछ अलग चीज होती है। अब एक नेता है जो अपन बोल रहे हैं कि वो आदर्श नेता है, तो आदर्श नेता कब कहलाएंगे कि जितना उनको फंड मिले, गवर्नमेंट जितना फंड दे रही है उतना का उतना अगर वो जनता में बांट रहे हैं, लगा रहे हैं। जैसे मान लो 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला कि 1 करोड़ का, अगर 1 करोड़ की आपको सड़क बनानी है, ऐसा मान लो नेताजी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब 1 करोड़ का 1 करोड़ उन्होंने सड़क में लगा दिया। सड़क में लगा दिया, इसका मतलब वो नेता क्या हो गए, अपने लिए आदर्श हो गए भाई, आइडियल हो गए, बहुत अच्छे नेता हो गए, जनता के लिए बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उनको अपन क्या बोल देंगे भाई, आदर्श नेता है। लेकिन उन्हीं के एक भाई हैं, एक बंधु हैं, जिनको ये चीजें पसंद नहीं है, उनको आइडियल वगैरह की जरूरत नहीं है कि मैं तो जो हूं वो ही रहूंगा, मेरी तो प्रवृत्ति जो है वो ही रहेगी, मुझे आदर्श आदर्श नहीं बनना, मुझे अपने लिए कुछ करना है। और अपने लिए कुछ करने का मतलब भाई, सरकार तो देती है 10-12 हजार रुपए मंथली आपको कार्य करने के, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई इतने खर्चे में तो मेरे ओसवाल साबुन ही नहीं बीतता, क्या इतने कपड़े तो मेरे कपड़े हैं वो इतने गंदे हो जाते हैं कि सरकार जो खर्च देती है उतने में तो मैं अपने कपड़ों पे खर्च कर देता हूँ। तो भाई मेरे नहीं चलता है, 1 करोड़ दे रहा है तो 50% सड़क में, 50% मेरा। ऐसे नेता भी होते हैं। तो वो वाला नेता क्या कहेगा कि यार ये आदर्श नहीं है, आदर्श कहाँ पे है, 50% तो खुद ने रख लिया और 50% वो दे रहा है। तो आप समझ रहे हो, इसका मतलब इसके अंदरूनी मन में कुछ ना कुछ है, या इसने खुद कुछ ना कुछ रखा है, लोड तक तो पहुंचाया है, लोड तक तो पहुंचाया है भाई, सड़क तक तो पहुंचाया है, सड़क तो बनाई है, जनता को जवाब भी चाहिए ना, जवाब भी देना पड़ता है कि 1 करोड़ है कहाँ गया, तो सड़क तो बनाई है लेकिन खुद ने रख लिया। अब खुद ने रख लिया, इसका मतलब क्या हो गया, वो वास्तविक हो गया भाई, खुद ने रख लिया तो वास्तविक हो गया। अगर एक नेता था, उसने 1 करोड़ का 1 करोड़ सड़क में लगा दिया, तो वो क्या हो गया, आदर्श नेता हो गया। ठीक इसी प्रकार से आदर्श और वास्तविक का मतलब अगर आपने समझा होगा कि अगर आपको कोई चीज, कोई भी आपको यहाँ पे तो अपन पैसों में माप रहे हैं, अब स्रोत की बात करेंगे तो स्रोत को धारा में मापेंगे। तो आदर्श धारा स्रोत का मतलब है, आदर्श वर्ड आते ही फिर चाहे वो धारा स्रोत हो, चाहे वो वोल्टा स्रोत हो, चाहे वो नेताजी हो, आदर्श वर्ड आते ही आपके माइंड में ये खटकना चाहिए कि जितना का जितना अपन कोई भी, जैसे अपन सोर्स की बात कर रहे हैं, तो सोर्स में यानी जितना का जितना करंट अपने सोर्स से निकल रहा है उतना का उतना लोड पर पहुंचेगा, उतना का उतना क्या होगा, लोड पर पहुंचेगा। कोई इंटरनल उसका नहीं होगा, अंदर वो खुद अपने लिए कुछ नहीं रखेगा। इंटरनल तो खुद का रेजिस्टेंस होता है ना भाई, अब खुद वो कुछ नहीं रखेगा, जितना का जितना है उतना का उतना वो लोड पर पहुंचाएगा, जितना पावर निकल रहा है उतना का उतना पावर वो लोड पर पहुंचाएगा। यानी आंतरिक उसका खुद का है, खुद का कुछ भी नहीं रखेगा, वो खुद के लिए कुछ नहीं रखेगा। चाहे फिर नेताजी हैं तो नेताजी ने 1 करोड़ रुपए सरकार से लिए, तो 1 करोड़ के 1 करोड़ का पूरा का सड़क बनाया, तो वो क्या कहलाए, आदर्श नेता कहलाए। बात आदर्श धारा स्रोत की करें तो जितना अपने स्रोत से जितनी धारा निकली उतनी की उतनी वो लोड पर पहुंचाएंगे, यानी आंतरिक प्रतिरोध उनका नहीं होगा, या आंतरिक प्रतिरोध में करंट फ्लो नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई। फिर बात करें वोल्टा स्रोत की, आदर्श वोल्टा स्रोत की, तो आदर्श वोल्टा स्रोत में भी यही होगा कि जितना सोर्स से अपनी वोल्टेज निकलेगी उतनी की उतनी वोल्टेज लोड पर पहुंचेगी। इंटरनल कुछ नहीं रहने वाला मेरे भाई, इंटरनल कुछ नहीं रहेगा। अब इसके विपरीत अपना वास्तविक में तो विपरीत होता ही है, वो तो आपको पता है कि भाई आदर्श धारा स्रोत के में आंतरिक प्रतिरोध इंफिनिटिव आ रहा है तो वास्तविक में इंफिनिटिव नहीं होगा। अगर आदर्श वोल्टा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध 0 आ रहा है तो वास्तविक में 0 नहीं होगा। अब अपन बात करें इंफिनिटिव और 0 के ऊपर, तो देखो
आदर्श धारा स्रोत, पहली बात मेरे को ध्यान से सुनो, आदर्श धारा स्रोत से पहले मैं बोल रहा हूं धारा स्रोत क्या होता है। तो यहाँ पे देखो आदर्श धारा स्रोत आपको यहाँ पे दिया गया है, आदर्श धारा स्रोत दिया गया है। अब आदर्श धारा स्रोत पे अपन डायग्राम बनाए अगर धारा स्रोत का, तो मेरे भाई कुछ इस प्रकार से ही होता है क्या धारा स्रोत। ये जो मैंने ये डायग्राम बनाया, ये क्या धारा स्रोत इसी प्रकार से होता है। तो आप कहोगे बिल्कुल धारा स्रोत इसी प्रकार से होता है। ये अपना IS हो गया, और यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं, लोड, और ये ले रहे हैं आंतरिक प्रतिरोध। अब आदर्श धारा स्रोत क्या बोल रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, इंफिनिटिव होगा। आंतरिक प्रतिरोध क्या बोल रहा है मेरे भाई, आंतरिक प्रतिरोध होगा वो इंफिनिटिव होगा। एक मिनट मैं थोड़ा, ओके, आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, इंफिनिटिव होगा। ओके, हाँ, आंतरिक प्रतिरोध इंफिनिटिव होगा, वो अपना क्या हो गया, आदर्श धारा स्रोत हो गया। और अब एक वोल्टा स्रोत यहाँ पे साइड में आपको नजर आ रहा होगा। तो वोल्टा स्रोत क्या बोल रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, 0 होगा। इन दोनों को समझो, ये क्या बोलना चाह रहे हैं। पहली बात, वोल्टा स्रोत बना लो, और वोल्टा स्रोत में अपन ने ये आंतरिक प्रतिरोध बना दिया, और ये मैंने 0 कर दिया, ये Vs हो गया माइनस प्लस। अब सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, सबसे पहले ध्यान देना आदर्श धारा स्रोत के ऊपर कि आंतरिक प्रतिरोध इंफिनिटिव क्यों आ रहा है। आदर्श धारा स्रोत के ऊपर अपनी नजर दौड़ाओ। और दोस्त, मैंने क्या बोला, आदर्श वर्ड यूज में आते आपको दिमाग में आना चाहिए कि अपने सोर्स से जो IS करंट निकला उतना का उतना लोड पर पहुंचना चाहिए। अपने स्रोत से मान लो IS से करंट क्या निकला, I करंट निकला, तो मेरे भाई I का I यहाँ पे पूरा का पूरा पहुंचना चाहिए। मैं बोल रहा हूं लोड पर पूरा का पूरा करंट पहुंचना चाहिए। सोर्स से तो निकला, यानी यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध में जो करंट फ्लो होगा वो 0 होगा। सुनना ध्यान से, ये 0 क्यों होगा मेरे भाई, आंतरिक प्रतिरोध ये क्या निश्चित कर रहा है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, धारा को रोकने का काम। प्रतिरोध का काम ही क्या होता है, धारा को रोकने का। आंतरिक प्रतिरोध कितना आ रहा है, अनंत आ रहा है। मेरे भाई प्रतिरोध का मान जितना अधिक होगा वो उतनी ही ज्यादा धारा को रोकेगा। भाई प्रतिरोध, सोर्स का मान जितना ज्यादा होता है वो उतना करंट फ्लो करता है। ठीक उसी प्रकार से प्रतिरोध का काम धारा को रोकना, जितना ज्यादा प्रतिरोध का मान होगा वो उतनी ही ज्यादा धारा को रोकेगा। यहाँ पे आप मेरे भाई देखोगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना आ रहा है, आप कहोगे अनंत। अब अनंत कोई वैल्यू है, अनंत कोई वैल्यू है, तो इतनी अधिक वैल्यू है, इतनी बड़ी वैल्यू है जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी वैल्यू होगी। बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अब बहुत बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब इसका प्रतिरोध क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा हो गया तो करंट कैसे फ्लो होने देगा ये। भाई आंतरिक प्रतिरोध इंफिनिटी होने का मतलब यहां से करंट फ्लो नहीं होगा। मेरे भाई अगर इस वाले रेजिस्टेंस से करंट फ्लो नहीं होगा तो जितना का जितना करंट अपने सोर्स से निकला उतना का उतना लोड पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। भाई यही तो रोक रहा था। अपन को पता है कि धारा हमेशा न्यूनतम पथ का चूज करती है, हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ का चूज करती है। तो सबसे पहले जैसे ही धारा यहां से फ्लो होगी, धारा भाई यहां से फ्लो हुई, यहां से फ्लो होने पर सबसे पहले धारा यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस पे आना चाहिए। क्योंकि इस पे क्यों आना चाहिए, क्योंकि धारा हमेशा न्यूनतम पथ का चूज करती है, शॉर्टेस्ट पाथ का चूज करती है। लेकिन यहाँ पे इसको पता चल रहा है कि आगे भाई साहब बैठे हुए हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटिव है। ये तो अपन को नहीं जाने देगा, ये नहीं जाने देगा। तो मेरे भाई पूरी की पूरी करंट लोड पर ही तो पहुंचेगी, पूरी की पूरी करंट लोड पर ही तो पहुंचेगी। और यही बात मैं क्या बोल रहा हूं, आदर्श में बोलना चाह रहा हूं। यही बात तो मैं आदर्श धारा स्रोत में बोलना चाह रहा हूं कि आदर्श धारा स्रोत का मतलब है
जितना करंट आपने सोर्स से निकाला उतना का उतना लोड पर पहुंचे। अब अपन बात करें वोल्टेज सोर्स की, तो दोस्त वोल्टेज सोर्स की तरफ देखो कि वोल्टेज सोर्स पे जीरो क्यों लिखा। वोल्टेज सोर्स दोस्त सीरीज में लगा होता है, सबसे पहली बात तो ये। अब सीरीज में लगा होगा तो यहां पे जीरो, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान जीरो है। मैं क्या बोल रहा हूं, आदर्श वर्ड यूज में आते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि आदर्श का मतलब है स्रोत से जितनी वोल्टेज निकली उतनी की उतनी लोड पर पहुंच जाए, पूरी की पूरी। तो पूरी की पूरी वोल्टेज अगर लोड पर पहुंचानी है तो यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या करना पड़ेगा, जीरो। अगर यहाँ पे आप इन्फिनिटिव करोगे तो मेरे भाई क्या जो वोल्टेज सोर्स से आ रही है वो लोड तक पहुंच जाएगी, तो आप कहोगे कहां पहुंचेगी, ये तो वोल्टेज को आने ही नहीं देगा। तो ये जीरो होने का मतलब क्या हो गया, अरे भाई रेजिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब ये तो कुछ भी नहीं रोकेगा। यानी वास्तविकता में रेजिस्टेंस जीरो है तो ये किसी भी करंट जीरो को रोकेगा। जीरो कोई वैल्यू होती है क्या, जीरो का मतलब लगाओ चाहे मत लगाओ। तो ये वास्तविकता में एक वायर का काम करेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो मेरे भाई यहाँ से जितना वोल्टेज निकलेगा उतना का उतना यहाँ पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, भाई बिल्कुल पहुंचेगा। और अगर उतना का उतना पहुंच रहा है तो ये क्या चीज हुई, आदर्श हुई। अब सीरीज में लगा हुआ है तो वोल्टेज वो हो गया, अगर पैरेलल में लगा हुआ था तो अपन ने धारा स्रोत बोल दिया। तो होपफुली यहां तक आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर मेरे भाई ये आपको समझ में आया। अब मैंने क्या बोला कि अगर वास्तविक धारा स्रोत की बात करें, अगर वास्तविक धारा स्रोत की बात करें तो वो ठीक आदर्श का क्या है, उल्टा है। ठीक आदर्श का उल्टा होने का मतलब है कि आंतरिक प्रतिरोध इसका इन्फिनिटिव नहीं होगा। यानी ये हो गया, ये अपना लोड हो जाएगा और ये आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा, और जो कि क्या नहीं होगा, इन्फिनिटिव नहीं होगा। ये सोर्स और यहां से ये वाला, यहां पे मेरे भाई करंट का मान भी तो जीरो नहीं होगा, ये लोड पे ये करंट पहुंच ही रहा है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी कि रेजिस्टेंस का मान इंफिनिटिव नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ आप, रेजिस्टेंस का मान इंफिनिटिव नहीं है यानी कुछ ना कुछ निश्चित वैल्यू होगी। भाई इंफिनिटिव नहीं है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ उसकी फिक्स वैल्यू होगी, तो कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होगी तो वो उतनी ही धारा को रोकेगी, उसके बाद तो धारा को तो जाने देगा। तो इसका मतलब करंट का मान जीरो तो नहीं होगा, रेजिस्टेंस पे कुछ ना कुछ करंट तो जाएगा, तो इसीलिए करंट का मान भी जीरो नहीं होगा और आंतरिक प्रतिरोध भी इंफिनिटिव नहीं होगा। यह हो गया अपना वास्तविक धारा स्रोत। और अगर वास्तविक वोल्टा स्रोत की बात करें मेरे भाई, अगर वास्तविक वोल्टा स्रोत की बात करें तो होपफुली नजर आ रहा होगा, वास्तविक वोल्टा स्रोत की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो मैं एसी करंट वाला सोर्स यूज में ले रहा हूं, तो यहाँ पे कोई भी मेरा भाई ये घबराए नहीं कि अपन ने डीसी करंट का क्यों यूज में नहीं लिया। आपका मन कर रहा है आप डीसी भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे अपना लोड हो गया और ये वाला इंटरनल होता ही है और ये वीएस हो गया। अब देखो बात क्या होगी मेरे भाई, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा, यहाँ पे जीरो नहीं होगा तो करंट भी जीरो नहीं होगा। करंट जीरो नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं है तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा तो उतनी करंट को वो रोकेगा, उतनी करंट को रोकेगा। तो मेरे भाई सोर्स से आने वाली जो जितनी भी वोल्टेज होगी, सोर्स से आने वाली वोल्टेज क्या उतनी की उतनी लोड पे पहुंच पाएगी, कैसे पहुंच पाएगी, कुछ ना कुछ तो वो रोक रहा है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज का वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज लिख लो मेरे भाई, वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वोल्टेज भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो होपफुली यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अभी आप फटाक से नोट डाउन कर ले मेरे भाई, हेडिंग डाल ले। यह दो प्रकार के होते हैं, एक बार मैं हट जाऊं तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, एक बार मैं हट रहा हूं। अब देखो अपन ने धारा स्रोत हेडिंग डाली थी और वोल्टा स्रोत हेडिंग डाली थी, तो ऊपर लिख ले धारा स्रोत और वोल्टा स्रोत।
यहां पे लिख लें मेरे भाई धारा स्रोत, और यहां पे लिख ले वोल्टा स्रोत। एक बार इसको, स्रोत अपना थोड़ा रॉन्ग हो गया, धारा स्रोत, और यहां पे लिख ले मेरे भाई वोल्टा स्रोत। धारा स्रोत और वोल्टा स्रोत, और फिर उसमें लिख लें कि यह दो प्रकार का होता है। धारा स्रोत भी दो प्रकार का होता है और वोल्टा स्रोत भी क्या होता है मेरे भाई, दो प्रकार का होता है। धारा स्रोत पहला हो गया आदर्श धारा स्रोत और दूसरे वाला हो गया वास्तविक धारा स्रोत। और वोल्टा स्रोत भी पहला हो गया आदर्श वोल्टा स्रोत और दूसरे वाला क्या हो गया मेरे भाई, वास्तविक वोल्टा स्रोत। जल्दी से इस चीज को नोट डाउन कर ले, और फिर आदर्श धारा स्रोत में लिख लें कि वह धारा स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध इन्फिनिटिव हो, अनंत हो। वह धारा स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत हो, वो क्या कहलाता है, आदर्श धारा स्रोत। और वास्तविक में लिख लो कि वह वोल्टा स्रोत, देखो वोल्टा स्रोत, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, वह वोल्टा स्रोत, यहाँ पे वोल्टा स्रोत कर लेना, ठीक है। वह वोल्टा स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध जीरो हो, जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो, जीरो हो, जो भी आपका मन करे लिख ले। और दोनों ये डायग्राम बना ले भाई, दोनों डायग्राम बना ले। होपफुली बना लिए होंगे। और अब आगे लिख ले वास्तविक धारा स्रोत और वास्तविक वोल्टा स्रोत। ये लो भाई, वास्तविक धारा स्रोत और वास्तविक वोल्टा स्रोत। और लिख रहे भाई, वास्तविक धारा स्रोत में लिखे वह धारा स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत न हो, वो तो वास्तविक धारा स्रोत हो गया, और डायग्राम बना ले। और वास्तविक वोल्टा स्रोत में लिख ले कि वह वोल्टा स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध जीरो न हो, जिसका आंतरिक प्रतिरोध जीरो न हो। वो क्या हो गया मेरे भाई, वास्तविक वोल्टा स्रोत हो गया। और दोनों डायग्राम बना ले भाई अच्छे से। भाई बना लिया। होपफुली बना लिया होगा। अभी अपन आगे बढ़ते हैं और आगे अपन इम्पीडेंस के ऊपर जानते हैं। अब बहुत ही अच्छी चीज अपन पढ़ने वाले हैं, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस। अरे भाई, प्रतिबाधा, प्रतिरोध और प्रतिघात। अब ये बहुत बार और बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्थिति बन जाती है अगर इनको ठीक से ना समझा जाए तो। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि यार प्रतिघात एक चीज है, प्रतिरोध एक चीज है, प्रतिबाधा एक चीज है, तीनों एक ही तो चीज है। क्योंकि आप देखोगे, अगर आपको डेफिनेशन देनी हो तो आपको कोई पूछे कि प्रतिबाधा का क्या काम है, इंपीडेंस का क्या काम है, तो आप कहोगे कि भाई धारा को रोकने का काम है। फिर आपको कोई पूछे कि प्रतिरोध का क्या काम है, तो धारा को रोकने का काम है। तो प्रतिघात का क्या काम है, तो धारा को रोकने का काम है। अब यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो जाती है कि भाई प्रतिबाधा का काम भी धारा को रोकने का है, प्रतिरोध का काम भी धारा को रोकने का है, प्रतिघात का काम भी धारा को रोकने का है। तो फिर ये तीनों अलग कैसे हो सकते हैं? तीनों का काम एक तो हो सकता है कि तीनों एक ही हो, लेकिन तीनों अलग चीजें हैं। देखो, प्रतिरोध तो वास्तविकता में अपन जानते हैं जो धारा को रोकता है, प्रतिरोध का काम है। और प्रतिरोध का साइन भी आप जानते हो, आर से इसे अपन डिनोट करते हैं। ये तो अपना प्रतिरोध हो गया, बेसिक सी चीज है। अब अपन बात करते हैं प्रतिघात और प्रतिबाधा के ऊपर, जो कि अपने लिए नया है। प्रतिबाधा क्या करती है?
तो वास्तविकता में प्रतिबाधा का काम तो धारा को रोकना ही है, लेकिन अगर प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों किसी सर्किट में एक साथ लगे हुए हों तो उसे अपन बोलते हैं इंपीडेंस, प्रतिबाधा। यानी जैसे मान लो किसी भी परिपथ में, किसी भी जाल में और प्रतिरोध भी लगा हुआ है, प्रतिघात भी लगा हुआ है, दोनों एक साथ लगे हुए हैं, तो उस कंडीशन में अपन कहते हैं कि प्रतिबाधा, यानी व्यापक रूप अपन बोल सकते हैं। इसकी अच्छी सी डेफिनेशन अगर अपन दें तो प्रतिरोध और प्रतिघात इन दोनों का व्यापक रूप, ब्रॉड फॉर्म, द ब्रॉड फॉर्म ऑफ रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंपीडेंस। इनका जो व्यापक रूप, ब्रॉड फॉर्म है, वो क्या कहलाती है? इंपीडेंस कहलाती है। अब व्यापक रूप से आज से ये है, मैंने क्या बताया कि मानो किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है अकेला, तो अपन क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस के द्वारा धारा रुक रही है, ऐसा ही बोलेंगे। किसी भी सर्किट में अब बात करें रिएक्टेंस की, तो फिर रिएक्टेंस क्या है? तो रिएक्टेंस भी धारा को रोकता है, लेकिन रिएक्टेंस में दो स्पेशल डिवाइस आती है। अगर कैपेसिटर और इंडक्शन कॉइल, यानी जो प्रेरण कुंडली और संधारित्र, अगर ये दोनों धारा को रोक रहे हैं किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में, अगर संधारित्र और प्रेरण कुंडली लगे हुए हैं, उनके द्वारा धारा रुक रही है, तो उस वक्त अपन कहते हैं कि प्रतिघात। फिर अपन प्रतिरोध शब्द यूज में नहीं लेते, प्रतिबाधा शब्द यूज में नहीं लेते, उस वक्त अपन बोलते हैं कि ये प्रतिघात के द्वारा धारा रुक रही है। जैसे मान लो कोई भी सर्किट है, किसी सर्किट में अपन ने प्रेरण कुंडली यूज में ले ली, मान लो प्रेरण कुंडली मैंने यूज में ले ली। अब प्रेरण कुंडली यूज में लेने का मतलब ये हुआ कि धारा क्या कर रही है? प्रेरण कुंडली रोक रही है। तो फिर मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें प्रतिरोध लगा हुआ है, या तो मैं बोल दूंगा कि प्रेरण कुंडली लगी हुई है, या फिर मैं बोल दूंगा कि भाई प्रतिघात लगा हुआ है, मेरे परिपथ में क्या लगा हुआ है? प्रतिघात लगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अगर संधारित्र लगा हुआ है या प्रेरण कुंडली और संधारित्र दोनों लगे हुए हो, तो भी अपन क्या बोलेंगे कि प्रतिघात के द्वारा धारा रुक रही है सर्किट में। रेजिस्टेंस, भाई रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो अपन बोल देंगे प्रतिरोध के द्वारा धारा रुक रही है। लेकिन मानो किसी सर्किट में कैपेसिटर भी आ गया और रेजिस्टेंस भी आ गया, तो उस वक्त अपन क्या बोलेंगे? तो उस वक्त अपन ये नहीं बोलेंगे कि भाई प्रतिरोध और प्रेरण कुंडली लगी हुई है, ये भी बात ठीक है, लेकिन अपन दोनों एक साथ लगे हुए हैं, तो अपन उसे बोल देंगे कि भाई इंपीडेंस अपने सर्किट में लगी हुई है, या प्रतिबाधा उन दोनों को सम्मिलित रूप से बोल दिया जाता है। या तीनों एक साथ आ जाए, भाई प्रेरण कुंडली भी आ गई, संधारित्र भी आ गया और रेजिस्टेंस भी आ गया, किसी सर्किट में तीनों एक साथ आ गए तो प्रतिबाधा लग गई। किस प्रकार से? देखो एक सर्किट में आपको बना के ही बता दूं तो मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो देखो ध्यान से, अब अपन देखते हैं भाई, जैसे मान लो एक सर्किट है और इसमें अपन डीसी वाला करंट सोर्स यूज में ले ले, और इसमें देखो मैं लगा रहा हूं, एक मिनट, और इसमें मान लो ये रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, और यहाँ पे इंडक्टिव कॉइल लगा दी, और ये वाला कैपेसिटर लगा दिया, ये देखो, और इस प्रकार से मैंने इसको संयोजित कर दिया, यानी जोड़ दिया। अब देखो ध्यान से, ये मैंने बैटरी लगा दी ई, ये वाला रेजिस्टेंस आर हो गया, ये वाली प्रेरण कुंडली एल हो गई, और ये वाला कैपेसिटर क्या हो गया? सी हो गया। अब दोस्त ये तो अपना रेजिस्टेंस हो गया, ये अपने दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंस हो गए। अगर किसी भी सर्किट में अलग अलग बताऊं आपको, तो किसी सर्किट में जैसे मान लो या तो प्रेरण कुंडली लगी हुई हो, या संधारित्र लगा हुआ हो, या ये दोनों लगी हुई हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। उसको अपन बोल देते हैं रिएक्टेंस या प्रतिघात। अब देखो, लेकिन अगर किसी सर्किट में ये तीनों चीज एक साथ लगी हो, रेजिस्टेंस भी लग जाए, प्रेरण कुंडली भी लग जाए और संधारित्र भी लग जाए, तो उसको अपन क्या कहेंगे? प्रतिबाधा कहेंगे। या मान लो दोनों एक साथ लग जाएं कि भाई एक प्रेरण कुंडली को ले लें और एक रेजिस्टेंस को ले लें, तो भी उस वक्त भी क्या होगा? अपना प्रतिबाधा होगी। होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। वैसे तो हेडिंग डाल लो भाई, प्रतिबाधा। अब देखो एक चीज यहाँ पे आपको बिल्कुल मैं बताऊं,
तो प्रतिबाधा क्या होती है, ये एक सम्मिश्र राशि होती है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। एक चीज वो ध्यान से सुनना, इसमें यहीं पे अपन क्लियर कर लें कि प्रतिबाधा क्या होती है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, एक सम्मिश्र राशि होती है। अब सम्मिश्र राशि से क्या मतलब है भाई, सम्मिश्र राशि से मतलब क्या है, ठीक है। सम्मिश्र राशि से मतलब है कि अपन सम्मिश्र राशि किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर अपन उसे कहते हैं जिसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, अगर किसी क्वांटिटी किसी भी संख्या में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों उपस्थित हो तो उस क्वांटिटी को, उस संख्या को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, सम्मिश्र राशि या सम्मिश्र संख्या। अपन क्या बोलते हैं, जैसे सम्मिश्र संख्या आप किसको बोलते हो, अपन ने मैथमेटिकल में बिल्कुल पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में अपन ने बहुत बार देखा है, पढ़ा है कि सम्मिश्र संख्या आप किसको बोलते हो भाई, सम्मिश्र संख्या आप किसको बोलते हो, सम्मिश्र संख्या अपन उसे बोलते हैं जिसमें इमेजिनरी पार्ट भी हो और रियल पार्ट भी हो। इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है आयोटा के साथ जो संख्या आती है, आयोटा के साथ जो संख्या आती है उसको अपन बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जो संख्या अकेली आती है, कोई भी नंबर होता है, वो होता है उसका रियल पार्ट। अगर किसी संख्या में इमेजिनरी और रियल दोनों नंबर एक साथ आ रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी या कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सम्मिश्र राशि का मतलब हो गया कि इसमें रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो अपन इसको z से निरूपित करते हैं, अर्थात अपन लिख सकते हैं कि जो z होता है ना, z होता है वो होता है r प्लस आयोटा अक्स, क्योंकि ये सम्मिश्र राशि होती है और सम्मिश्र राशि को अपन बोल सकते हैं कि इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं, इसलिए ये सम्मिश्र राशि होती है। यहाँ पे अब दोस्त r होता है, वो तो होता है प्रतिरोध, r तो है प्रतिरोध और अक्स है प्रतिघात, क्योंकि दोनों का ब्रॉड फॉर्म है तो प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों ही आएंगे। और आयोटा की वैल्यू आप सबको पता ही होगी, √-1 होती है, तो वो तो आयोटा की वैल्यू तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि आयोटा की जो वैल्यू है वो √-1 होती है। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार सुनो, ध्यान से सुनो, फिर अपन को सिर्फ नोट डाउन करना होगा। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का मतलब क्या हो गया कि प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों का व्यापक रूप प्रतिबाधा होती है, प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों का व्यापक रूप प्रतिबाधा होती है, इसे z से निरूपित करते हैं। ये एक सम्मिश्र राशि होती है। सम्मिश्र राशि होने का मतलब ये है कि इसमें रियल पार्ट भी होता है और कॉम्प्लेक्स पार्ट भी होता है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट भी होता है, इसलिए ये क्या हो गई, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो गई। रियल पार्ट का मतलब होता है रेजिस्टेंस और इमेजिनरी पार्ट में आता है रिएक्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, तो अपन बोलते हैं धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाला कारक, यानी द फैक्टर causing obstruction, the factor causing obstruction in the path of current is called resistance। जो क्या करे, ऑब्स्ट्रक्ट करे, रुकावट पैदा करे, क्यों यानी होता है रुकावट। अब अपन अगर रेजिस्टेंस की एक अलग डेफिनेशन दे, अगर इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के आधार पर, तो आप देख रहे हो z इक्वल टू अपन ने r प्लस आयोटाक्स लिखा, या अपन क्या ये बोल सकते हैं, क्योंकि r यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध है, और अक्स यहाँ पे है प्रतिघात, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि प्रतिबाधा का जो रियल पार्ट है, r क्या है यहाँ पे, रियल पार्ट है, यानी प्रतिबाधा का वास्तविक भाग क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो बिल्कुल बोल सकते हैं, यहां से अपन ने z इक्वल टू r प्लस आयोटाक्स लिखा ही है। प्रतिघात को क्या मैं ये बोल सकता हूं कि प्रतिबाधा का जो काल्पनिक भाग होता है, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड रिएक्टेंस, यानी जो इमेजिनरी पार्ट है अपना इम्पीडेंस का, उसको अपन रिएक्टेंस बोल देंगे, और द रियल पार्ट ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब देखो रिएक्टेंस वास्तविकता में क्या होता है, जो अपना रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्शन कॉइल इज कॉल्ड रिएक्टेंस, यानी अपना जो इंडक्शन कॉइल और कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है, उन दोनों का जो वास्तविकता में प्रतिरोध है, उसको अपन प्रतिघात बोलते हैं, अक्सर या अक्सी से इसे निरूपित करते हैं। और प्रतिबाधा के अनुसार अगर प्रतिबाधा वाले प्रतिबाधा की जो अगर इसकी अलग डेफिनेशन दे, तो अपन बोल सकते हैं कि जो प्रतिबाधा का
काल्पनिक भाग होता है वो तो प्रतिघात होता है, और प्रतिबाधा का जो वास्तविक भाग होता है वो प्रतिरोध होता है। होपफुली यहां तक तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आप फटाक से जल्दी से मेरे भाई इन्हें नोट डाउन कर लें, जल्दी से आप इन्हें नोट डाउन कर लें। हेडिंग डाल लें मेरे भाई प्रतिबाधा, हेडिंग डाल ले प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा में लिख ले प्रतिरोध और प्रतिघात का व्यापक रूप क्या कहलाता है, प्रतिबाधा कहलाता है। प्रतिरोध और प्रतिघात इन दोनों का व्यापक रूप, द ब्रॉड फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इन दोनों का जो व्यापक रूप है वो प्रतिबाधा कहलाती है। हिंदी मीडियम के मेरे भाई इंग्लिश में थोड़ी कमांड जरूर रखे। यह एक सम्मिश्र राशि होती है, इट्स इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ये एक सम्मिश्र राशि होती है, इट्स इज डिनोटेड बाय जेड, दैट्स इज जेड इज इक्वल टू आर प्लस आयोटा अक्स। यहाँ पे आर अपना रेजिस्टेंस हो गया, अक्स रिएक्टेंस हो गया, और आयोटा का मतलब होता है √-1, तो वो अपन √-1 लिख ही देंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ से अब जल्दी से इन चीजों को नोट डाउन कर ले, जल्दी से भाई नोट डाउन कर ले। आयोटा का मान लिख दे √-1। आयोटा का मान लिख लें √-1। होपफुली यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे अपन चले प्रतिरोध के ऊपर। तो प्रतिरोध में लिख लो, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। द फैक्टर क्योजिंग इंस्ट्रक्शन, द फैक्टर क्योजिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट, जो क्या करता है, रुकावट पैदा करता है किसमें, पथ में, ऑफ करंट, धारा के। तो द फैक्टर क्योजिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय आर, इट इज डिनोटेड बाय आर। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि द रियल पार्ट ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, द रियल पार्ट ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ऐसा भी अपन इसे बोल सकते हैं। तो होपफुली जल्दी से भाई नोट डाउन कर लें, और आप चाहें तो इंग्लिश वर्ड लिखते हुए चले। इंग्लिश में भी अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। वैसे इंग्लिश मीडियम की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, अलग से क्लास बना रखी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको फायदा हो इसलिए इंग्लिश चलती है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर। अभी अपन बात करें प्रतिघात के ऊपर, तो प्रतिघात में भी जल्दी से लिखे, प्रतिघात में भी मेरे भाई जल्दी से लिख ले कि प्रेरण कुंडली और संधारित्र के प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। प्रेरण कुंडली और संधारित्र के प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्शन कॉइल एंड कैपेसिटर इज कॉल्ड रिएक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय अक्ष L या अक्ष C। इसे अक्ष L या अक्ष C से निरूपित करते हैं। एंड इट इज टू टाइप से, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस और दूसरी होती है अपनी धारितीय प्रतिघात, जिसे अपन बोलते हैं अर्थ रिएक्टेंस या स्ट्राइप्ड रिएक्टेंस भी से बोला जाता है। तो एक तो हो गया, ये दो प्रकार की होती है, ऐसे भी लिख लो, प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात, जिनके ऊपर अपन कल बात करेंगे डिटेल से। दूसरा क्या होता है, धारितीय प्रतिघात। एक तो अपना हो गया प्रेरणिक प्रतिघात और दूसरे वाला हो गया मेरे भाई धारितीय प्रतिघात। तो यहां तक क्लियर सभी को, यहां तक क्लियर मेरे भाई। और ये भी लिख लो भाई, प्रतिबाधा के काल्पनिक भाग को प्रतिघात कहते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड रिएक्टेंस। जो अपना इम्पीडेंस का जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। तो होपफुली मेरे भाई यहां तक आपको सभी को क्लियर हुआ होगा। दोस्त समय अभी मुझे इससे ज्यादा मोहलत नहीं देगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, फिजिक्स को इसी प्रकार से आनंदमय तरीके से पढ़ने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।